और इन 16 संस्कारों में एक संस्कार आता है जात कर्म संस्कार। उस जात कर्म संस्कार में ही स्वर्ण प्राशन का समावेश है। तो सबसे पहले बच्चे का बीमार होने का प्रतिशत ही कम हो जाता है। और लगभग ऐसे मेरे पास अनेक बच्चे हैं जिनके बीमार होने के परसेंटेज में इतना कमी आई कि उनके हॉस्पिटल जाने की विजिट कम हो गई। कि अकेले भूख की बात नहीं है, ये जठरा अग्नि के साथ में 13 की 13 अग्नियों पे काम कर रहा है, मतलब हर धातु की अग्नि पे काम कर रहा है। उसके बाद हमारे दोषों की कल्पना बदलती है। बाल्यावस्था कफ का कालखंड होता है, युवावस्था हमारी पित्त की कालखंड होता है और वृद्धावस्था हमारा वात का कालखंड होता है। ये दोष तो स्वाभाविक रूप से सबके आयु में आना ही आना है। ये प्रभाव उन प्रभावों के कारण ही उसके आगे की संरचना आगे बढ़ते चली जाएगी। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अभी भी कहीं ना कहीं हमारे बुजुर्गों को देखा होगा कि बच्चे के जन्म के बाद उसके जीवा के ऊपर ओम लिखते हैं। जो काम करने वाली महिलाएं हैं वो तक सहज रूप से अपने बच्चों को दे सकती है, इतना सहज है। अपने आसपास कोई भी आयुर्वेद चिकित्सक है उनसे संपर्क करिए और स्वर्ण प्राशन को निश्चित रूप से करिए। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आज हमारे बीच हैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर शैलेश मानकर जी और इनका विशेष योगदान अभी स्वर्ण प्राशन संस्कार में हो रहा है। ये लगभग 25 वर्षों से प्रैक्टिस में है और आज हम स्वर्ण प्राशन संस्कार पे ही इनसे चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर साहब, ये जो आप स्वर्ण प्राशन संस्कार पे काम कर रहे हैं, तो ये स्वर्ण प्राशन संस्कार मतलब है क्या? बहुत ही हमारा जो इतना संस्कार की शैली है भारतीय परंपरा में, उस 16 संस्कारों में ही स्वर्ण प्राशन संस्कार का समावेश है। तो हमारे लिए उसका महत्व विशिष्ट रूप से है। और इन 16 संस्कारों में एक संस्कार आता है जात कर्म संस्कार, मतलब बच्चे का जिस समय जन्म हो रहा है उसी समय जब नाभि नाल काटते हैं वह जात कर्म है। और उसी समय उस जात कर्म संस्कार में ही स्वर्ण प्राशन का समावेश है। उस समय पिता का धर्म है कि बच्चे को अपनी गोद में लेके उसको स्वर्ण, घृत और मधु ये मिला के उस बच्चे को चाटन कराना, प्राशन कराना। अच्छा, ये तीन चीजें होती है। इसी से जो चाटन कराते हैं इसके कारण इसको प्राशन ऐसा मिला हुआ है, उसका प्राश कराना है, इसलिए उसका नाम स्वर्ण प्राशन है। तो ये स्वर्ण प्राशन कराने से बच्चे पे क्या प्रभाव पड़ता है? स्वर्ण प्राशन ये बच्चे के सार्वभौमिक विकास में उसके विशेष रूप से हमारे आचार्यों ने इस पे चिंतन करके इसको हमारे समक्ष रखा हुआ है। बच्चे के पूर्ण विकास में उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, उसके अंगों का विकास पूरा होता है। ऐसे सभी चीज़ों को जब समावित करके जब चिंतन किया गया तो वो स्वर्ण प्राशन कहलाया। उसमें विशेष रूप से हम स्वर्ण धातु की बात कर रहे हैं, घृत की बात कर रहे हैं और मधु की बात कर रहे हैं। घृत मतलब घी, घृत मतलब घी, तो मतलब जो शहद। इसमें विशेष रूप से जो गाय का घी है वो देसी गाय का ही घी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। और घृत जो होता है उसका ओज से तुलना करिए, जो आपके शरीर में 7 धातुओं के बाद में सबसे उत्तम धातु है। ऐसा जब हम अपना आभा मंडल बढ़ा सके, वो तेज आ सके, वो जब ओज है उसी को हम घृत के रूप में देख रहे हैं। और उसमें स्वर्ण धातु सबसे उत्तम धातु, तो उसका प्रभाव इसमें आने से हमारे सर्वांगीण विकास में यह सहायक होता है। तो स्वर्ण क्या प्रभाव डालता है? स्वर्ण जो होता है बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, साथ ही उसके जो मस्तिष्क को, उसकी अग्नि को, जठराग्नि को और उसके पचन शक्ति हो, मेटाबॉलिज्म हो, जितने भी 13 की 13 अग्नियां उन पे भी वो कार्य करता है। तो उसके कारण सबसे उत्तम धातु होने से वो विशेष लाभकर होता है। और घी का क्या उसमें? घी भी जो है वो घी, मैंने बोला ना, ओज का ही पर्याय है। तो हमारे पूरे शरीर को पोषित करने के लिए, उसको संबल देने के लिए और उसको उसके विकास में सहायक होने के लिए इस घृत का लाभ होता है। और शहद उसमें क्या? शहद जो होता है, शहद अपने आप में विशेष रूप से कफ को कम करने वाला है।
उसका लेखन कर्म करता है। साथ ही यह अनुपान के रूप में दिया जाता है, जिससे जो भी द्रव्य दे रहे हैं वह तेजी से अपनी कार्य को कर सके और जहाँ पे उसका कार्य हो वहाँ तक वो स्त्रोतों में, हर अंग में तेजी से फैला सके। इसलिए अनुपान के रूप में मधु का उपयोग होता है। इसको मतलब आपने बताया जैसे एक दिन के बच्चे से स्टार्ट करके कितने बड़े बच्चे तक ये करवाना चाहिए, कब किस एज? देखो, मैंने इसलिए जात कर्म संस्कार का भी उल्लेख इसीलिए किया है कि जन्म के पहले दिन से ही हम इसकी योजना कर सकते हैं और इसमें बाल्यावस्था पूरी जिसमें हम 16 वर्ष तक पूरी आयु, जब किशोर अवस्था आती है तब तक की पूरी आयु की गणना इसमें करते हैं। जिस समय उसके विकास क्रम की पूरी श्रृंखला है उस समय हम विशेष रूप से स्वर्ण प्राशन देते हैं। तो इसमें पूरे जैसे 16 वर्ष हैं तो हर वर्ष एक ही बार देना रहता है या कब कब देना रहता है? नहीं, इसमें देने के 2 तरीके हमारे सामने हैं। जो हमने विभाग किया है वो जो दूध पे निर्भर, जो प्रारंभिक अवस्था के बच्चे होते हैं जो सिर्फ दूध पे निर्भर रहते हैं और जो दूध और अन्न को लेते हैं, तो क्षीराद और क्षीरान्नाद ऐसे 2, क्षीर मतलब दूध और अन्न मतलब जब अन्न खाना शुरू करता है, 6 महीने बाद उसका अन्नप्राशन हो जाता है तो वो अन्न खाना शुरू करता है पर पूरी तरह से अन्न पर निर्भर नहीं होता। तो ऐसी दोनों अवस्थाएं जो होती है उस समय बच्चों को हम प्रतिदिन की योजना करते हैं, क्योंकि उसका सबसे पहला वर्ष होता है और उस समय उसके लिए हर चीज़ नई होती है और उसकी इतने छोटे आयु में उसको 2-2 बूंद प्रतिदिन की योजना करते हैं। विशेष आग्रह ऐसा करते हैं कि पुष्य नक्षत्र से शुरू करिए, क्योंकि उस नक्षत्र का विशेष प्रभाव है। वैसे हम जन्म के पहले दिन से दे सकते हैं पर उसके उत्तम प्रभाव के कारण हम आग्रह करते हैं कि पुष्य नक्षत्र से शुरू करें और 7वें पुष्य नक्षत्र तक 6 महीने उसको लगातार दें। मतलब हर महीने 27 दिन में नक्षत्र वापस आता है, तो ऐसे 12 महीने में 13 बार पुष्य नक्षत्र आते हैं। तो हमको हर पुष्य नक्षत्र पे उसको देने की योजना जो हम बड़े बच्चों को करते हैं, तो हमको पुष्य नक्षत्र से शुरू करके 7वें पुष्य नक्षत्र तक छोटे बच्चों को देना है। जहाँ बच्चा अन्न पे निर्भर हो जाए, अच्छे से अन्न खाने लगे, तो वो 1.25 साल के बाद तक के बच्चे जो होते हैं वो अन्न पे अच्छे से निर्भर हो जाते हैं। इन बच्चों का विशेष रूप से आग्रह रहता है कि उनको सिर्फ महीने में 1 बार पुष्य नक्षत्र को ही दीजिए, पर इन बच्चों को कम से कम 1 वर्ष दीजिए, तो जो हमारा अभिष्ट लाभ उसको मिलना चाहिए वो हमको देखने को मिलेगा। तो जैसे एक बच्चा है तो जन्म से उसने 13 बार ले लिया, उसके बाद भी उसको लगातार लेना चाहिए या उतना? यह उसके परिणाम सामने रहते हैं, हमको जो अपेक्षित परिणाम है वो मिलता है। उसके बाद माता पिता पे, अभिभावक पे निर्भर है कि उसको हम लगातार भी दे सकते हैं और कम से कम उतना तो हमको देना ही है। अच्छा, मतलब ऐसा कोई मात्रा इसमें कम या ज़्यादा होने के कुछ परिणाम नहीं होते हैं? उसमें जो परिणाम है वो मतलब ज़्यादा बार ले लिया तो वो लाभ ही करेगा, उसका आयु वर्ग का हिसाब से है। क्योंकि इसका हम बच्चों के विशेष रूप से कंसर्न किस में रहते हैं कि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, उनको बच्चे जो बार बार बीमार पड़ते हैं, हम उससे सबसे पहले माँ बाप परेशान रहता है। तो इसमें विशेष रूप से उस पर तो प्रभाव मैंने देखा ही है इतने वर्षों में। तो सबसे पहले बच्चे का बीमार होने का प्रतिशत ही कम हो जाता है और लगभग ऐसे मेरे पास अनेक बच्चे हैं जिनके बीमार होने के परसेंटेज में इतना कमी आई कि उनके हॉस्पिटल जाने की विजिट कम हो गई। तो विजिट कम हो गई तो स्वाभाविक रूप से उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे सामने दिख रही है। फिर इसका जो मुख्य दूसरा प्रभाव होता है वो इसका मस्तिष्क पे होता है। इसका मस्तिष्क इतना विकसित हो जाता है कि वो शुद्धधर होना चाहिए। शुद्धधर मतलब एक बार सुनी हुई चीज को याद रख सके, धारण कर सके और वापस उसको बोल सके। तो इतनी हमारे बुद्धि की क्षमता बढ़ने की, तो ये उसका विशेष प्रभाव में आता है। एक मतलब मैं विषय से थोड़ा सा हट भी रहा हूँ और उसी पे भी हूँ जी। जैसे सुधांशु त्रिवेदी जी है, वो किसी भी बात को बोलते तो वो पुस्तक का वो पृष्ठ क्रमांक और पैरा और सब बता देते हैं। तो क्या इतनी ये उन्होंने भी लिया होगा? सुधांशु जी का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ निश्चित रूप से जो शुद्धधर जो कल्पना है शास्त्र में बोली है वो निश्चित रूप से ऐसी ही है कि जिसको एक बार पढ़ा हो, सुना हो, वो उसको याद रहे
और वो उसके स्मृति में इतने अच्छे से हो कि वो कभी भी उसको वापस बोल सके। और इसका एक और प्रभाव जो होता है वो अग्नि पे होता है। तो अग्नि की जब कल्पना करते हैं आयुर्वेद में, तो हम अग्नि विषय इसलिए लिया है कि अकेले भूख की बात नहीं है, ये जठरा अग्नि के साथ में 13 की 13 अग्नियों पे काम कर रहा है, मतलब हर धातु की अग्नि पे काम कर रहा है। 13 हमने तो सुनी भी नहीं कि 13 तरह की अग्नियाँ होती। शरीर में आयुर्वेद जो है वो 13 तरह की अग्नियाँ स्पष्ट रूप से मानता है, जिसमें हमारे शरीर की जितनी संरचनाएं हैं, त्रिदोष है, सप्तधातु है, त्रिमल है, सबका समावेश होता है। इस अग्नि से उनका पोषण होके उस फॉर्म में चेंज होना। आजकल हम स्वाभाविक रूप से मेटाबॉलिज्म जो बोलते हैं, तो ये हम उससे समझने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं कि इससे उस बच्चे के सारे धातुओं के पोषण अच्छे से हो सके, वो जो भी ग्रहण कर रहा है उससे उत्तरोत्तर धातु अच्छे से बन सके, इसमें वो अग्नि का विशेष योगदान होता है। तो जब अग्नि को है तो वो 13 अग्नियों को बल दे रहा है, तो उससे उसके सभी तरह के विकास क्रम में वो सहायक होता है। इसको मतलब अपने जैसे प्रारंभ कैसे किया था? प्रारंभ आयुर्वेद का विद्यार्थी हूँ, और विशेष रूप से मैंने अपने परिवार में ही अपनी भतीजी के लिए इसको प्रारंभ किया था कि मुझे अपने परिवार में तो देना ही देना है। तो ये आपके मतलब कोर्स में था? कोर्स में है, आयुर्वेद का भाग है, सभी को पता है। शास्त्र में चरक संहिता हो, सुश्रुत संहिता हो, वाग्भट संहिता हो, काश्यप संहिता हो, विशेष रूप से अभी काश्यप संहिता का बहुत ज़्यादा उल्लेख आता है, लेकिन इन सभी जगह पे स्वर्ण प्राशन का उल्लेख आपको मिलेगा। इसी के साथ हम पारस्कर संहिता हो, ग्रह सूत्र हो, मनुस्मृति हो, जहाँ भी सनातनी ज्ञान परंपरा में जब हम संस्कार का उल्लेख देखने को मिला है, उन सभी जगह पे मुझे स्वर्ण प्राशन का उल्लेख मिला है। ये तो वाकई बहुत अच्छी बात बताई, ये जानकारी हमारे लिए भी उपयोगी है। इसके साथ साथ एक प्रश्न उठता कि अब 15 साल जो चूक गए हैं, जिनको पता नहीं है, वो क्या करें? उनके लिए कोई ऐसा कोई है? आयु वर्ग है जहाँ विकास क्रम की बात हुई, इसीलिए उसको उस जगह पे केंद्रित करके रखा है जिस समय हमारे शरीर की संरचनाएं बन रही है, वो अपना पूरा आकार लेके एक सुदृढ़ रूप में सामने आ रही है। उस समय विशेष रूप से स्वर्ण प्राशन के लिए योजना की गई है। उसके बाद हमारे दोषों की कल्पना बदलती है। बाल्यावस्था कफ का कालखंड होता है, युवावस्था हमारी पित्त की कालखंड होता है, और वृद्धावस्था हमारा वात का कालखंड होता है। तो इस समय ये दोष विशेष प्रभाव डालते हैं। जब भी हम युवावस्था के बाद हम काम करेंगे, तो जैसे ही पित्त की आयु चालू हुई, तो वहाँ हम पित्त के दोष को ध्यान में रख के योगों की संरचना करेंगे, तो वो निश्चित रूप से आगे मिलेंगे। इन्होंने 15 वर्ष लगातार ले लिया हो इसको, तो क्या ये आयु के अनुसार जो आप दोष बता रहे हैं इनमें भी आते हैं या इससे बचे रहते हैं? ये दोष तो स्वाभाविक रूप से सबके आयु में आना ही आना है। ये प्रभाव, उन प्रभावों के कारण ही उसके आगे की संरचना आगे बढ़ते चली जाएगी। विशेष रूप से उनका स्वर्ण प्राशन लेने वाला हो या नहीं लेने वाला, लेकिन जो दोषों का प्रभाव है वो उसके शरीर के हितकारी रूप में ही समक्ष सामने रहेगा हमारे, जिन्होंने ले लिया, जिनने ले लिया है। क्योंकि कफ है, कफ के बिना हमारे शरीर की संरचना पूर्ण नहीं हो सकती है। बच्चों में स्वाभाविक रूप से हम कफ के रोग भी ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि उस समय उस दोष का आधिक्य उस बच्चों में ज़्यादा होता है। उसको ध्यान में रखना है और उसको सम्यक रूप में, संतुलित रूप में रहेगा तो ही कोई व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। तो उस समय हम उसको संतुलित रखेंगे तो स्वाभाविक रूप से वो स्वस्थ होगा। तो अभी तक लगभग एक ऐसे अंदाजा आपने शायद गिने होंगे या नहीं, पता नहीं, पर लगभग कितने बच्चों को ये करवा चुके हैं? ये ऐसी कल्पना में एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन यह संख्या लगभग हम बहुत जल्दी लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। 1 लाख के आसपास हम मेरे ख्याल से हम पहुंच जाएंगे, क्योंकि इसके अनेक स्वरूप में अनेक वैद्यों के पास भी जा रहे हैं। हम अलग अलग केंद्रों के माध्यम से भी इसको अभी कर रहे हैं। तो इस 14-15 वर्षों में जो नियमित संख्या होने के कारण लगभग इतने तो हो गई है। ये जैसे तब सभी समाज के सभी तबके के लोग इसको ले सकते हैं? हाँ, निश्चित रूप से इसको
समाज में सभी रूप से ये किसी न किसी आर्थिक दृष्टि के रूप में भी है, ये सभी रूप में आप इसका प्रचलन हमारे परंपरा में था। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अभी भी कहीं ना कहीं हमारे बुजुर्गों को देखा होगा कि बच्चे के जन्म के बाद उसके जीवा के ऊपर शहद में स्वर्ण शलाखा डुबा के या सोने के से ओम लिखते हैं। लेकिन अब ये सिर्फ एक प्रथा के रूप में, छोटी सी प्रक्रिया के रूप में करके हम छोड़ देते हैं। लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य था कि उस बच्चे को स्वर्ण प्राशन, यही स्वर्ण प्राशन है, हम उसमें शहद का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें स्वर्ण धातु का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें घृत का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसमें अलग अलग किस्में हैं। इतनी महंगी तो नहीं है ना कि कोई ले ना पाए? नहीं, इसके बहुत सारे योग हैं, हम बहुत बहुत तरीके से बनाते हैं। स्वर्ण भस्म के साथ बनाते हैं, कुछ कॉम्बिनेशन और भी हैं। आप सहज रूप से सभी के लिए हो सकता है आसानी से। मैं तो अभी बहुत सारे लोग हैं, मेरे कॉलोनी में रहने वाली जो काम करने वाली महिलाएं हैं, वो तक सहज रूप से अपने बच्चों को दे सकती है, इतना सहज है। डॉक्टर साहब, आज मतलब आपको तो आयुर्वेदाचार्य ही बोलना चाहिए तो आपसे आज ये बहुत अच्छी जानकारी हम लोग को मिली है और हम प्रयत्न करेंगे। हमारे बच्चे तो बड़े हो गए, पर हम जो भी आगे हमें दिखते हैं आसपास, तो हम आपके पास पहुंचाने का और उन बच्चों का भविष्य उज्जवल करने का प्रयास हम भी करेंगे। निश्चित रूप से सभी से आग्रह रहेगा, जिन जिन तक ये ब्रॉडकास्ट पहुंच रहा है, अपने आसपास कोई भी आयुर्वेद चिकित्सक है उनसे संपर्क करिए और स्वर्ण प्राशन को निश्चित रूप से करिए। इससे उस बच्चे के पूरे विकास में हम सहायक बन पाएंगे, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी, उसका मस्तिष्क अच्छा होगा, तो हमारा समाज अच्छा बलकर हो पाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद।